तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज जो है मतलब आज इस लेक्चर में जो है हम लोग जो है मौर्य काल के बारे में जो है पूरा डिस्कस यानी लास्ट तक जो है ना, पहले तो मान लीजिए टॉपिक जो डिस्कस किए ही थे, लेकिन जो अभी 2-3 मतलब 5 टॉपिक जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट करने का मतलब जो मेन पॉइंट है उसके बारे में, जैसे मौर्यकालीन की वास्तुकला क्या था, उसके बारे में कुछ जान लेंगे। जैसे फिर दूसरा पॉइंट है सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन जीवन क्या था उस समय, उसके बारे में जान लेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे उस समय के प्रशासनिक ढांचा क्या था, उसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट हो जाएगा कि जैसे अशोक के समय उत्तराधिकारी क्या था, उसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट बचेगा हम लोग का कि मौर्य वंश का जो है पतन का कारण क्या था। इतना पॉइंट को जो आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्रयास यही आप कीजिएगा कि वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देख लेने के लिए। और आपको एक बार फिर कह रहे हैं, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो आपको जब कह दिए कि हिस्ट्री का फाउंडेशन पूरा मिलेगा तो मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। हिस्ट्री का और साथ में अभी 8 क्लास अभी मतलब जो जियोग्राफी का ऑनर्स का मतलब चल रहा था ना, जियोग्राफी का 6 से लेकर 12 तक, उसको अभी 7 तक कंप्लीट हो गया, 8 तक का अभी 2-3 चैप्टर हो गया है, उसको भी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी इसको पर फोकस ज़्यादा हो रहा है अभी हिस्ट्री वाला पे। और साथ में एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहे थे कि रविशंकर जी कि आप जो है थोड़ा प्रीवियस ईयर को भी डिस्कस करिए, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा समय मिलने दीजिए, बाकी आप लोग को कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट करते, बीच बीच में बात होगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कि मौर्य काल समय जो है उस समय का वास्तुकला के बारे में, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट आता है कि जैसे मौर्य काल के समय में जो था क्या था कि जैसे मौर्य काल में जो है आपका लकड़ी के जो है भवन हुआ करता था, मतलब अधिकतर जो लकड़ी उकड़ी का मतलब घर दूरा मतलब बना रहता था घर टाइप से, ठीक है। जो वर्तमान में जो है पटना के कुम्हार से मिले हैं, मतलब जो पटना के जो कुम्हार है उनसे मतलब बातचीत हुआ, मिले हैं। पटना के जो कुम्हार है ये सब मतलब मिले हैं। मौर्य काल में जो है पत्थर के जो है कुशल कारीगर थे, मतलब मौर्य काल में जो थे पत्थर का जो मतलब अच्छा कारीगर हुआ करता था, कुशल मतलब अच्छा, ठीक है, अच्छा कारीगर थे, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको पता चल गया कि नहीं कि मौर्य काल में जो है लकड़ी के भवन हुआ करता था, मतलब लकड़ी का मतलब समझिए कि मतलब जो लकड़ी होता है ना उसी से मतलब बना जुना करके मिला जुला करके जो है घर दूरा बनाया जाता था, ठीक है। भवन जो होता है वो बनाया जाता था, ठीक है। जो वर्तमान में अगर बात किया जाए तो पटना के कुम्हार से मिले हैं, पटना के वर्तमान में जो है पटना के कुम्हार से मतलब मिला हुआ है ये सब, मतलब जो आपका जो बताएं कि लकड़ी के जो भवन होता था ना ये, ठीक है। कह रहा है कि मौर्य काल में जो है पत्थर के जो है कुशल कारीगर थे, मतलब मौर्य काल में अगर बात किया जाए तो पत्थर का भी मतलब अच्छा कारीगर हुआ करता था, पत्थर का मतलब डिजाइन करके उसमें मतलब क्या बोलते हैं तराश करके जो है बनाता था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या है कि अगला पॉइंट क्या है कि जैसे इसमें है अगला पॉइंट कि अशोक ने जो है मध्य प्रदेश में सांची स्तूप बनाया, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बाकी तो मान लीजिए जानकारी है ये, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि अशोक ने जो है मध्य प्रदेश के सांची स्तूप बनाया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सांची स्तूप कौन बनाया, सांची स्तूप कौन बनवाया, चाहे कौन बनाया, तो अशोक ने बनाया। कौन बनाया? अशोक ने। इतना पॉइंट क्लियर किया। कहाँ है सांची का स्तूप, तो बताएंगे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। इतना एग्जाम में पूछता है, मतलब सांची का स्तूप बताइए कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कौन बनवाया? अशोक बनवाया, अशोक बनाया, ठीक है। इतना माइंड में सेटअप रखिएगा। सबसे बड़ा स्तूप है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, वहां पे आपको दिखेगा सांची का स्तूप, डायरेक्ट टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट हम लोग का है कि जैसे अशोक ने जो है यूपी में जो यूपी के जो है सारनाथ में जो है अशोक स्तंभ बनवाया। क्या कर रहा है कि अशोक जो था यूपी मतलब क्या चीज, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो है सारनाथ में जो है अशोक स्तंभ बनवाया। पूछेगा कि अशोक स्तंभ जो है मतलब कौन सा राज्य में है, तो बताएंगे यूपी में। तो यूपी में कहाँ पे, तो सारनाथ में। जो अशोक स्तंभ है यूपी में कहाँ पे है, तो सारनाथ में। सारनाथ में जो है अशोक स्तंभ बनवाया है कौन, तो अशोक बनवाया। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन देखिए फिर से कैसे क्वेश्चन बनेगा कि अशोक ने जो है यूपी के सारनाथ में, अशोक ने जो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश के जो सारनाथ जो जगह है वहाँ पे जो है अशोक ने क्या किया है, तो अशोक स्तंभ बनवाया है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सारनाथ से संबंधित कमेंट कीजिएगा बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म मतलब क्या किए थे, क्या था, सारनाथ से उनका संपर्क क्या था, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको छोड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है कि जिस अगर मान लीजिए तो पता चल गया कि यूपी के सारनाथ में जो है अशोक ने अशोक स्तंभ मतलब बनवाया, ठीक है। जिस पर जो है 4 पत्थर शेरों का जो है एक ही जगह रखा गया, मतलब जिस पर जो है 4 गो पत्थर, मतलब कह रहा है कि जिस पर जो है 4 गो पत्थर के जो है शेर एक ही जगह, मतलब पत्थर के जो है शेर का मतलब डिजाइन किया गया, ठीक है, एक ही जगह पर रखा गया। अहिंसा का सूचक वो क्या है, अहिंसा का सूचक है। अहिंसा मतलब पता है ना, कमेंट कीजिएगा अहिंसा क्या होता है। अब तो ये भी पता नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अहिंसा पता ही होगा, मतलब
बता ही देते हैं। अहिंसा मतलब नहीं होता जैसे मार का टाइप से, तो अहिंसा ये सब ये आता है, ठीक है। तो इसका सूचक है, ठीक है। अब से लेकिन क्वेश्चन आपको डालेंगे ताकि आप भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि यही जो है भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह है। यही जो है क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत जो मतलब पत्थर का जो है 4 गो शेर जो बनाया हुआ है ना, वही जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। देख लेते हैं उसका भी मतलब फिगर यहाँ पे है, टेंशन नहीं लेना है। बनाया शायद लगता है, इसमें नहीं है क्या, देख लेते हैं। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला कह रहा है कि जैसे क्या है कि 1 मिनट रुकिएगा। अगला क्या है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अगला क्या है कि मौर्य काल में जो है पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति जो है पटना के दीदा रंगज से मिला है। कह रहा है कि मौर्य काल में अगर बात किया जाए तो पत्थर का सबसे महत्वपूर्ण कला मतलब सबसे अच्छा डिजाइन वाला कहाँ पे मिला है, तो पटना के जो है एक जगह है दीदारगंज, यहाँ से जो है यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति मिला हुआ है, ठीक है। ये आपका फिगर है, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ये मतलब फिगर है, ठीक है। यही मतलब फिगर है, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे क्या है आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ तक तो हम लोग मतलब डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगला क्या है, अगला है कि जैसे 1 मिनट रुकिए, यहाँ तक तो हो गया ना। चलिए उसके बाद हम लोग का क्या है कि अशोक के जो, इसको थोड़ा सा जूमिंग करते हैं ताकि आप लोग को बड़ा दिखेगा, ठीक। चलिए जूमिंग हो गया। तो इसमें क्या है कि अशोक के जो अभिलेख है विभिन्न क्षेत्रों से मिला है। जो अशोक का जो अभिलेख है बहुत मतलब अलग अलग क्षेत्रों से मिला है, किंतु पाटलिपुत्र से एक भी नहीं मिला है। मैंने अलग अलग जगह से मिला है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ यहाँ से मिला है, ठीक है। लेकिन बताइए उसका कौन सा जगह है जहाँ से नहीं मिला है, तो बताएंगे वो जगह है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से जो है अशोक का एक भी चीज जो होता है ना अभिलेख का, वो नहीं मिला है। याद में रखिएगा, याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। कि बताइए वैसा कौन सा जगह है जहाँ से जो है, मान लीजिए जैसे कहाँ कहाँ था, मान लीजिए पूछ दिया कि मतलब कौन सा वैसा जगह है जहाँ से जो है अशोक का अभिलेख मिला है, ऑप्शन रहेगा तो वो तो मान लीजिए मार लीजिएगा कि हाँ यहाँ मिला है, लेकिन कहाँ से नहीं मिला है, ऑप्शन रहेगा पाटलिपुत्र, डायरेक्ट टिक करेंगे पाटलिपुत्र से नहीं मिला है, ठीक है। कह रहा है कि स्तूप का संरचना, स्तूप का संरचना कैसा है उसके देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि स्तूप का संरचना, स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना है, ठीक है। जो स्तूप बना हुआ अर्धवृत्ताकार संरचना है, जिसके जो है अंडक कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, अंड कहा जाता है, ठीक है। अंड के ऊपर जो छज्जे है जैसे संरचना होती है, जिसे हम जो हर्मिक कहते हैं, ठीक है। हर्मिक से एक मस्तूल निकलता है जिसे यष्ट नहीं यष्टि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, यष्टि कहते हैं। यष्टि पर जो है 3 छतरियां लगी होती है। उपरोक्त संरचना के चारों ओर घूमने के लिए जो है प्रदक्षिणापथ होता है। इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर एक वेदिका होती है जिन्हें जो है तोरण द्वार यानी प्रवेश द्वार बनाया जाता है। इसका फिगर भी है, टेंशन नहीं लेना, फिगर देखिएगा तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा फिगर, ठीक है। फिगर तो है, फिगर पर देख लीजिए ताकि देखते हैं थोड़ा सा जूम इतना पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये छत्र हो गया, ठीक है। और ये जो है ये क्या हो गया, ये हमिका हो गया, ठीक है। हर्मिका हो गया। ये जो बड़का गोलका है ये क्या है पूरा, ये अंड हो गया। और ये क्या है, ये सब जो पटरिया था ऐसे ऐसे है, ये वाला है, ये क्या है, तो ये मेधी हो गया, ठीक है। और ये छत्र हो गया, ये हेमिका हो गया, ये अंड हो गया, ठीक है। ये मेधी हो गया। फिर ये वेदिका हो गया, बाहर का जो गेट टाइप से है। अभी क्या है, ये तोरण हो गया यहाँ वाला, ठीक है, एरिया। ये जो बाहर वाला साइड है इसको वेदिका बोला है, ठीक है। अब ये जो बीच का जो बच रहा है वो क्या हो गया, तो ये हो गया आपका पदछिना पत्र, ठीक है। ये मतलब फिगर है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा अगला पॉइंट कि तोरण द्वार क्या है। तो तोरण द्वार के बारे में यहाँ पे देखिए, तोरण द्वार ये वाला है, ये है तोरण, ठीक है। तोरण द्वार क्या है, तोरण द्वार इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब तो बाकी जितना था फिगर आप तो देख ही लिए, ठीक है। बात करते हैं जैसे तोरण द्वार में है, इसमें जो है स्तूपों के चारों ओर प्रवेश द्वार बने होते हैं, ठीक है। जो प्रवेश द्वार है वो बना होता है जो चारों दिशाओं में जो है बुद्ध के संदेशों को फैलाने का प्रतीक करता है। क्या करना है, चारों तरफ मतलब ये बना हुआ रहता है ताकि मान लीजिए जो कुछ भी रहेगा संदेश उसको क्या करना है, फैला देना है, बता देना है, ठीक है। फैलाने का मतलब प्रतीक होता है, ठीक है। कर वेदिका यानी स्तूपों के चारों ओर एक घेरा बनाया जाता है। जो स्तूप है
स्तूप जो है उसका क्या करता है, चारों ओर मतलब एगो घेरा बनाया जाता है जिसे वेदिका यानी रेलिंग कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वेदिका को चाहे रेलिंग कहते हैं। मतलब जो स्तूप है ना, मतलब जो बनाया हुआ था उसके चारों ओर जो घेरा बनाया हुआ था उसको क्या कहते हैं, वेदिका को चाहे रेलिंग कहते हैं। ठीक है, जो पत्थरों के विभिन्न स्तरों पट्टिकाओं का जो है बना होता है, यह पवित्र भूमि का जो है प्रतीक है। किसका प्रतीक है, ये जो रेलिंग है किसका प्रतीक है, तो बताएंगे कि पवित्र भूमि का प्रतीक स्थल है। ठीक है, पवित्र स्थल होता है। ठीक है, सामान्य दुनिया से जो है अलग करती है, क्या करता है, जो सामान्य दुनिया उसे क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, अंड क्या है, अब अंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अंड जो है आपका ये शांति का प्रतीक है, और हर्मिका क्या था, तो ये देवताओं के घर अथवा पव- पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, और छत्र क्या था, तो छत्र जो है बुद्ध के विचारों अभिच्छाओं का जो है प्रतीक है, जैसे श्रद्धा, समान, उदार, इस सब का मतलब प्रतीक दिया हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जो छत्र था किसका प्रतीक था, तो बताएंगे कि ये जो था समान, मतलब जो भिक्षु लोग होता है उनके विचार और उनका जो मतलब उनका जो समान और उदार का जो प्रतीक है। ठीक है, और हर्मिका क्या था, तो वो जो है मान लीजिए देवताओं का जो घर था उसका पवित्रता का जो है प्रतीक है। ठीक है, ये मतलब पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि मौर्य काल समय जो उस समय सामाजिक जीवन क्या था। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया, अब सामाजिक जीवन के ऊपर उतरते हैं। ठीक है, तो सामाजिक जीवन क्या था उसको देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट नहीं जूम इन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट क्या होता है, तो पहला पॉइंट है सामाजिक जीवन। इसमें क्या हुआ कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक का किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, किंतु यह दूसरे धर्मों को भी जो है आदर करता है। ऐसा नहीं कि मान लिया हम बौद्ध धर्म का अपना लिए तो नहीं, बौद्ध है तो बौद्ध है, बाकी कोई धर्म, ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपका, मान लीजिए जो धर्म है बाकी और को तो बेइज्जती मत कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अशोक क्या किया कि धर्म अपना लिया, और साथ में और जो धर्म था उसको आदर करता था, रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, औरों के जैसा वो नहीं था। ठीक है, हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी जो है अशोक ने अपने नाम में जो है देवग्राम, देवग्राम नहीं देवनाम, एक मिनट, देवनाम प्रियदर्शी जोड़ा। मतलब हिंदू धर्म छोड़ने के बाद, मान लीजिए हिंदू धर्म पहले था, ठीक है, उसके बाद छोड़ने के बाद क्या किया कि बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है अशोक ने अपना नाम में जो है देवनाम प्रियदर्शी जोड़ा, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। जो किसका शब्द है, जो देवनाम प्रियदर्शी है किसका शब्द है, तो संस्कृत भाषा। संस्कृत किस में आता है, हिंदी, हिंदू लोग में आता है। ठीक है, हिंदू धर्म में आता है। तो मतलब सोचिए, ये हुआ बात कि मान लीजिए बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी जो है और धर्म को रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो ये हुआ बात, ऐसा ही होना भी चाहिए लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हम धर्म अपना ली, मान लीजिए मुस्लिम है तो हम हिंदू की बेइज्जती करेंगे, चाहे हिंदू है तो मुस्लिम की बेइज्जती करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि परिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है जैन धर्म अपनाने का वर्णन मिलता है। जो परिष्ट पर्वन जो है जैन ग्रंथ, मतलब जैन, मतलब जो जैन धर्म का जो ग्रंथ है ना, उसमें कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है जैन धर्म अपनाने का जो है वर्णन, मतलब जैन धर्म के अपनाने के बारे में जो है जानकारी मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, तो ये जो परिष्ट पर्वन जो जैन ग्रंथ है ना, उसमें कहाँ मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, वो क्या किया है कि जैन धर्म को अपनाया है, उसके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, पता चल गया कि जो जैन धर्म का जो ग्रंथ था कौन, तो परिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ। ठीक है, उसमें अगला है कि अशोक ने जो है 11वें शिलालेख में आदेश दिया है। जो अशोक था 11वें शिलालेख में क्या किया, आदेश दिया है कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताए। वो क्या किया है कि जो ब्राह्मण लोग हैं ना उसको कोई नहीं सताए, ऐसा मतलब आदेश दिया है। नहीं समझ में आया होगा, कह रहा है कि 11वें जो शिलालेख है ना, हम लोग बात मतलब पहला अगर लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि 11वें शिलालेख मतलब जो हम लोग ने डिस्कस किए थे कि उसमें कितना शिलालेख था उसके बारे में। तो अगर पिछल का लेक्चर अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा आप लोग को जो है दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि रेगुलर जो है आप लोग वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि जैसे 11वां जो शिलालेख था ना, उसमें क्या था कि, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, तो चलिए बात करते हैं। जैसे 11वां शिलालेख में कहा था कि 11वां शिलालेख में नहीं अशोक कह था कि जो मेरे अधिकारी ब्राह्मण हो इस सब के मतलब नहीं सताने के लिए, मतलब ये सब के बारे में जो डिस्कस किए थे हम लोग। ठीक है, तो मतलब 11वां शिलालेख में दिया गया था कि ब्राह्मण को कोई नहीं सताए, कोई मतलब दिक्कत नहीं पहुंचाए। ठीक है, अगला अगला है कि अशोक ने जो है, अशोक ने क्या किया कि अशोक ने जो है आजीवक संप्रदायक भक्तों को जो है 4 गुफाओं को दान दिया था। जो अशोक जो था क्या किया, जो आजीवक संप्रदाय के लोग जो थे उनको जो 4 गो गुफा दे दिया था। ठीक है, अगला अशोक ने जो है पशु बलि पर जो पूर्णतः प्रतिबंध है, मतलब पशु नहीं होता है जानवर सब, उस पर मतलब
प्रतिबंध लग गया था कि मतलब हत्या होती है जो नहीं होता है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। यज्ञ तथा कर्मकांड पर जो रोक लगा दिया, जिस कारण ब्राह्मणों की जो है आय में कमी हो गया। मान लीजिए जो कर्मकांड था, ये सब पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। मान लीजिए उसी से बाभन लोग का क्या होता था, मतलब कमाई धमाई होता था, तो उन लोगों में क्या हो गया, आय में कमी आ गई, इनकम में कमी होने लगा, ठीक है। ये कौन किया था, तो अशोक ने किया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है कि मौर्य काल। अगला पॉइंट क्या है कि मौर्य काल में जो है दास प्रथा का प्रचलन था। मौर्य काल में किसका प्रचलन था, तो दास प्रथा का। क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए मौर्य काल में किसका प्रचलन था। ऑप्शन अगर रहेगा दास प्रथा का प्रचलन, तो मार देंगे, ठीक है। अगला, इस समय स्त्रियों को जो है स्थिति अच्छी थी, मतलब मौर्य काल में समझिए स्त्री लोग जो था उनका मतलब अच्छा था, ठीक है। स्थिति मतलब जो होता है उनका कंडीशन जो था अच्छा था। स्त्रियां जो है पुनः विवाह कर सकती थी उस समय, मतलब नहीं पहले एक होता था कि जैसे मतलब मान लीजिए किसी का हस्बैंड मर गया तो उस समय जिंदे मतलब उसको सजा धजा करके ले जाते थे, लाश उसको भी जला देते थे। लेकिन अशोक के टाइम ऐसा नहीं था, ठीक है। सती प्रथा का अंत समझिए तो ये किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस समय जो है विधवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, उसे छंद वसनी कहा जाता था। मतलब जो बढ़िया से एकदम जिंदगी बीती, मान लीजिए मरिएगी उसका पति, तो क्या हुआ, फिर से वो शादी कर लेती, ठीक है। तो मतलब ये अपना जीवन विधवा लोग जो है स्वतंत्र रूप से जीवन मतलब यापन करती थी, मतलब अच्छा से बिताती थी। उसे जो है छंद विष्णी कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था, छंद विष्णी कहा जाता था, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी कितना पॉइंट डिस्कस किए, इतना तक मतलब डिस्कस किए अभी, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, अगला पॉइंट है कि जैसे क्या हुआ कि स्वतंत्र रूप से जो है वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को जो है रूपा जीवा कहलाते थे। मतलब जो स्वतंत्र रूप से जो वैश्यावृत्ति करती थी महिला लोग ना, उसको क्या कहता था, रूपा जीवा कहलाता था। इनके कार्यों को जो देख रेख गणिकाध्यक्ष कहते थे। मतलब इनका जो कार्य होता था, इनका कार्य को जो देख रेख करते थे उसको क्या कहते थे, तो गणिकाध्यक्ष कहते थे, ठीक है। और इस समय जो है तलाक का जो है मोक्ष कहा जाता था। इस समय जो तलाक का जो सिस्टम था उसको क्या कहा जाता था, तो मोक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मोक्ष, ठीक है। अगला है कि इस वंश में जो है प्रथम बार, इस वंश में मतलब इस वंश में जो है प्रथम बार जो है लोगों को जो जन्म और मृत्यु का जो है पंजीयन किया गया। मतलब इस समय क्या किया गया कि लोगों का जो जन्म हुआ चाहे मृत्यु हुआ उसका क्या किया गया, पंजीयन किया गया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टाइप से वो किया गया, ठीक है। कह रहा है कि इस काल में जो है पाटलिपुत्र नगर को जो है विश्व के नगरों की रानी कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है कि बताइए कि विश्व के नगरों की रानी कहा जाता है चाहे कहा गया है किसको, तो ऑप्शन पाटलिपुत्र नगर को, पाटलिपुत्र को, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनता भी है, टेंशन नहीं लेना आपको। अगला है कि इस काल में जो है सड़क निर्माण अधिकारियों को जो है एग्रोनोमाइक कहा जाता है। इस समय जो सड़क का जो निर्माण का अधिकारी होता है, जैसे नहीं होता है कि कोई ठेका लिखा ले लेता है कि हम सड़क बनाएंगे, तो उस समय जो सड़क बनाने का जो मेन आदमी होता था, मेन अधिकारी होता था, उसको एग्रोनोमाइक कहा जाता था, ठीक है। चलिए तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगला 2 पॉइंट हम लोग क्लियर कर लिया। तीसरा पॉइंट हम लोग का आता है कि प्रशासनिक ढांचा क्या था उस समय, ठीक है। उसमें प्रशासनिक ढांचा क्या था, ठीक है। तो प्रशासनिक ढांचा के बारे में अगर बात किया जाए उस समय, तो मौर्य काल में जो था आपका सबसे बड़ा पद राजा का होता था। अगर मौर्य काल में अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा पद किसका होता था, राजा का होता था, ठीक है। इसके नीचे जो था युवराज होते थे, मतलब राजा मेन हो गया, ठीक है। उसके पहला कौन हो गया, राजा बड़ा पद, उसके बाद नीचे जो था युवराज होते थे, ठीक है। प्रांत का जो है शासन प्रांतपति के पास होता था। जो प्रांत होता था उसका जो मतलब उनका जो शासन होता था, मतलब उनका जो मतलब जो एरिया होता था वो किसके पास होता था, प्रांतपति के पास होता था, ठीक है। 20 यानी 20 जिला, 20 यानी किसको, 20 माने 10 20 वाला नहीं, 20 यानी जिला को कहते थे, ठीक है। 20 पति के नियंत्रण में रहता था, माने जो जिला का जो मेन होता था उसको क्या कहते थे, 20 पति कहते थे, ठीक है। 10 गाँव तथा छोटे मालिकों या गोप होता था। मतलब 10 गाँव का कहिए तो छोटा मालिक या गोप होता था। जो प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई गाँव होता था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्य काल के समय में बताइए कि सबसे मतलब गाँव का सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई क्या होता था, तो बताएंगे गाँव हुआ करता था, ठीक है। जो ग्रामीण का मुखिया को नियंत्रण करता था। जो गाँव का जो भी में अभी तो होता है वैसा ही कि जो भी कंट्रोल होता था मुखिया के हाथ में होता है गाँव का बारे में, ठीक है। अगला है कि इस समय क्या हुआ कि जैसे न्यायाधीश को जो है राजू कहा जाता था। मतलब मौर्य काल समय में जो था न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो राजू कहा जाता था, ठीक है।
ये था मतलब प्रशासनिक ढांचा के बारे में। मौर्य काल में जो है प्रांतों की संख्या मतलब 4 था, लेकिन अशोक जब आया तो उस समय 5 हो गया, माने एगो ऐड हो गया था। ठीक है, देख लेते हैं पांचों प्रांत कौन कौन था। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम इन नहीं जूम आउट करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तब पहला है प्रांत चक्र मतलब कलिंग वाला, तो कलिंग का राजधानी कहाँ है? तोसली यानी धौली। ठीक है, 1 मिनट, धौली। ठीक है, और प्रमुख स्थल कौन था? कलिंग। अवंती जो है, अवंती का राजधानी था उज्जैनी। अवंती का राजधानी कहाँ था? उज्जैनी। ठीक है, और इसका प्रमुख स्थल मालवा, राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, ये सब मतलब था। ठीक है, फिर तीसरा है प्रासी यानी पूर्वी प्रांत। पूर्वी प्रांत इसका राजधानी कहाँ था? इसका राजधानी था पाटलिपुत्र, यानी बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था वो था इसका प्रमुख स्थल। किसका? तो प्रासी का। ठीक है, अगला है उत्तरपात। उत्तरपात यानी इसका जो राजधानी था तक्षशिला था। इसका अगर इलाका बात किया जाए तो आपका गंधार का हो गया, कंबोज, पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, ये सब जो था ये सब मतलब इसका एरिया आता था उत्तरपात का। ठीक है, और दक्षिणापात के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें जो है आपका राजधानी इसका हो जाता है कहाँ? तो बताएंगे सुवर्णगिरी हो जाता था, और विंध्य के दक्षिण का क्षेत्र होता था। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिए। 1 मिनट लगता है फिर से ऊंचाई हो गया, तो चलिए फिर से आ गए, कैसे थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। तो हम कहेंगे कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, मेरे हिसाब से लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का है कि जैसे क्या हुआ कि इसके समय में जो है प्रांतों को जो है चक्र कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है, उसमें प्रांतों को क्या कहता था? चक्र कह करके मतलब संबोधित किया जाता, रिस्पेक्ट किया जाता था। ठीक है, अगला क्या है कि जैसे प्रांतों का जो है, प्रांतों के जो प्रशासकों को जो है कुमार या आर्यपुत्र अथवा राष्ट्रीय कहा। जो प्रांतों का जो प्रांतों के जो प्रशासक हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था? तो कुमार कहिए या आर्यपुत्र कहिए चाहे राष्ट्रीय कहा जाता था। मान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन इसमें ऐसे बन सकता है कि प्रांतों के प्रशासकों को कहा जाता था क्या? कुमार कहा जाता था, आर्यपुत्र कहा जाता था, राष्ट्रीय कहा जाता था, तीनों कहा जाता था, और कुछ। तो तीनों रहेगा तो तीनों को डायरेक्ट टिक करेंगे, चाहे खाली कुमार रहेगा तो कुमार को टिक करेंगे, चाहे आर्यपुत्र रहेगा तो आर्यपुत्र को टिक करेंगे, चाहे राष्ट्रिक रहेगा तो राष्ट्रिक को टिक करेंगे, क्योंकि हमको पता चल गया कि प्रांतों को प्रशासकों को क्या कहा जाता था। ठीक है, प्रांतों का विभाजन विषय में होता था। जो प्रांतों थे, प्रांतों का जो विभाजन था वो विषय में होता था, जो विषय पति के अधीन होता था। जो किसके अधीन होता था? विषय पति के अधीन हुआ करता था। ठीक है, तो इतना पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए, 3 पॉइंट। अब बच रहा है 2 गो। एगो बच रहा है कि अशोक का उत्तराधिकारी, एगो बचेगा हम लोग का मौर्य वंश का पतन। तब इसको भी आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। जब आज कंप्लीट करना है तो कर ही लेते हैं। ठीक है, बार बार से अच्छा है कि एक बार ही। ठीक है, तो बात करते हैं कि अशोक का उत्तराधारी, उत्तराधारी नहीं, उत्तराधिकारी। ठीक है, करे कि 232 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि पाटलिपुत्र में जो है अशोक की मृत्यु हो गया। क्वेश्चन बनता है कि अशोक का मृत्यु कब हुआ? तो 232 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र में। क्लियर? 2 पॉइंट क्लियर रखिएगा। अशोक का मृत्यु 232 में कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है, अगला इसके बाद जो है मगध की गद्दी पर जो है अशोक का पुत्र कौन बैठा? कुणाल। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अशोक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। 4 ऑप्शन, ऑप्शन में रहेगा कुणाल, डायरेक्ट टिक कर देना है कुणाल। ठीक है, अगला है कि अशोक के जो है पौत्र यानी दशरथ ने जो है 8 वर्षों तक, अशोक का पौत्र यानी नाती दशरथ ने जो है 8 वर्षों तक शासन किया। अशोक की भांति जो है उन्होंने जो है, अशोक की भांति जो है उन्होंने जो है देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया। उन्होंने क्या किया? देवनाम प्रिय का जो उपाधि धारण किया, तथा आजीवक संप्रदाय साधुओं के लिए जो है नया जिले में जो है नागार्जुन की पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण कराया। कौन कौन कराया है? तो दशरथ जो था ना, वो अशोक का जो पौत्र था ना, वो क्या किया? तो अशोक का जो पौत्र था कौन? दशरथ। इन्होंने जो है 8 वर्षों तक शासन किया, माने 8 साल तक शासन किया, और उसके बाद क्या किया? उन्होंने जो है देव नाम प्रिय का उपाधि धारण किया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया कि ये जो है आजीवक संप्रदाय जो साधु होते थे उन लोगों के लिए जो है गया में जो गया जिले में क्या किया कि नागार्जुन का जो पहाड़ी था ना, तो नागार्जुन की पहाड़ी में जो 3 गुफाओं को जो है निर्माण कराया ताकि वहाँ उन लोग रहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगला पॉइंट। ये तो हो गया 3 गुफाएं के बाद। 1 मिनट रुकिएगा। तो अगला पॉइंट क्या है कि अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। अशोक जो था उसका कोई भी उत्तराधिकारी जो था योग्य नहीं था। अशोक का जो कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था, मतलब उसके जैसा कोई योग्य नहीं था। ठीक है, जैसा अशोक था। ठीक है, मौर्य वंश का जो है अंतिम जो है शासक बृहदत्त था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था?
बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। याद रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक तो बृहदत्त। कौन? बृहदत्त। याद हो जाएगा ना। चलिए ठीक है। अगला है जो एक कमजोर था, जो बृहदत्त का था, कमजोर था तथा अयोग्य शासक था। मतलब बृहद मानते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था शासक का, वैसा मतलब नहीं था, उसमें वैसा क्वालिटी नहीं था, वैसा गुण नहीं था, कमजोर था और जिस लायक होना चाहिए वैसा नहीं था, ठीक है। इसके शासनकाल में जो है कलिंग नरेश, मतलब इसके शासनकाल में जो है कलिंग नरेश यानी कलिंग नरेश खारवेल ने जो है कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर दिया। इसके शासनकाल में क्या हुआ, मतलब बृहदत्त के शासनकाल में क्या हुआ कि जो कलिंग नरेश था, खारवेल ने क्या किया कि कलिंग को जो है मगध से स्वतंत्र कर दिया, मतलब स्वतंत्र कर लिया, ठीक है। बृहदत्त का जो सेनापति था, बृहदत्त का जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग, बृहदत्त का सेनापति कौन? तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। बृहदत्त का सेना कौन? तो पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, जिसने कहा किया कि सेना के जो है निरीक्षण के दौरान जो है बृहदत्त की हत्या कर दी। नहीं रहता है लेफ्ट राइट, दाएं मुड़ बाएं मुड़, मार दिया, मतलब हत्या कर दिया, ठीक है, हत्या कर दिया। मौर्य वंश का जो स्थान शिशु वंश का स्थापना कर दिया, सॉरी शिशु नहीं, शुंग वंश का जो है स्थापना कर दिया, मतलब मार के कहा कि चलिए ना आज दिखाते हैं आपको, परेड उरेड के लिए बहुत मस्त एकदम बना है। अब गया और लेफ्ट राइट करके मार दिया, चाकू मतलब भाला टाइप से जो रहता है ना राइफल में थोड़ा नोकीला टाइप से, उसको से मार दिया, खत्म कहानी हो गया, ठीक है। तो ये है, और लास्ट हम लोग का एक टॉपिक बच रहा है, क्या चीज? तो मौर्य वंश का पतन। तो मौर्य वंश का ये पतन है और आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी हम लोग का मौर्य वंश के बारे में कंप्लीट, ठीक है। तो मौर्य वंश का पतन होने का कारण क्या है, क्या हुआ, इसके बारे में पूरा जानते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको। लास्ट है मौर्य वंश का पतन का कारण, ठीक है। तो मौर्य वंश का जो अशोक का जो है युद्ध नीति का त्याग देना, अशोक जो था अपना युद्ध नीति क्या कर दिया, त्याग दिया कि अब नहीं लड़ाई झगड़ा होगा, उसका पत्नी समझ लेते, ठीक है। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को जो है प्रति उत्तरा अत्यधिक झुकाव होना, अशोक जो था बौद्ध धर्म के प्रति क्या हो गया, ज़्यादा मतलब झुकाव हो गया, उसी की तरफ हो गया, इसके चलते अशोक ने जो है बौद्ध भिक्षुओं को जो इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, मतलब ढेरे दान दे दिया, उसके बाद क्या हो गया, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, इसके चलते मतलब मौर्य वंश का जो है पतन हुआ, ठीक है। इतना पॉइंट। अगला पॉइंट है कि जैसे पतन का जो है सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारी का था। अगर बात किया जाए तो पतन का सबसे बड़ा किसका था, तो अशोक का उत्तराधिकारी का था, ठीक है। उत्तराधिकारी का अयोग्य होना, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, ठीक है, पतन का ये भी कारण है, ठीक है। उत्तराधिकारी जो मेन शासक ये सब होता था उसका योग्य लेवल नहीं होना, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होना, ठीक है। साथ ही जो है विभिन्न अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त होना, सब भ्रष्टाचार में क्या हो गया, लिप्त हो गया, इसके चलते, ठीक है। लास्ट है कि मौर्य काल में जो है वर्ष की शुरुआत आषाढ़ जुलाई महीने से होती है। क्वेश्चन बनेगा कि मौर्य काल में जो है वर्ष का शुरुआत होता था कब से, तो आषाढ़ यानी जुलाई महीने से शुरू होता था। तो फाइनली जो था हम लोग डिस्कस कर लिए मौर्य वंश के बारे में, मौर्य काल के बारे में, ठीक है, जितना था हम लोग फाइनली डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो सब शिशु वंश ये सब के बारे में, कन्नौ वंश ये सब जो है ना, ब्राह्मण समाराज, इसके बारे में हम लोग का लेक्चर आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक हमारे सब्सक्राइबर कहते हैं रविशंकर जी की आप जो है थोड़ा प्रीवियस ईयर भी डिस्कस कीजिए, बेस्ट रहेगा। तो धीरे धीरे वो भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, उसको पर भी काम चल रहा है। और 8 क्लास का एक है उसको भी थोड़ा देखते हैं टाइम निकाल करके। बाकी बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। वीडियो पसंद आता तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि अच्छा लगा बुरा लगा, जैसा भी लगे, कहीं भी दिक्कत कमेंट कीजिएगा ताकि हम अपना कमी को सुधारेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी मेरे पास वैसा सुविधा नहीं है, लेकिन मैं आपको मोबाइल से ही बता देता हूँ। अब आपको पता ही है कि ये नोट जो है खान सर से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।